अभी तक हमने क्या क्या किया है जब तक स्टार्टिंग से आपको इनकी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन्स में भी और क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे? हम्म अच्छा, उनके ऊपर से क्लासिफिकेशन की थी। खोल वो पेज, खोलो अभी, प्रॉपर याद नहीं है। स्टार्टिंग में है क्लासिफिकेशन। हम्म उससे पहले भी मैंने कराया था अल्केन अल्कीन, एलाइल ग्रुप, अल्कीन ग्रुप। इससे पहले स्टार्टिंग में जान दे। और भी वहाँ पे देख, नीचे लिखा है अल्कीन्स और उसके बाद अल्केन अल्कीन, अल्केन फिर था। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फिर आ गया। ठीक है, उसमें फिर मैंने बेंजीन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा था क्योंकि वो क्या हो गया था, वो एरोमेटिक हो गया था। हम बात किसी कर रहे थे अल्केन्स की, ठीक है, तो बीच में कब गलती से एरोमेटिक आ गया था। उसका क्लासिफिकेशन तो अलग ही था। उसके बाद आते थे एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमने देखा कि वो क्या होता है, रेजोनेंस वहां पर होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग होती है, जिसकी वजह से हम उसे एरोमेटिक बोलते हैं। और उसमें अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसे हम हेलो अरीन्स बोलेंगे। ठीक है, फिर नीचे फिर से हमने और अलग तरह से क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हेलोजन से, एक लगा हो तो क्या बोलेंगे, दो लगा हो तो, तीन लगा हो तो। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड और उनमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। ठीक है, तो उसमें भी हमने देखा डाई हेलो, इथेन और वो सब। नंबर ऑफ कार्बन सॉरी नंबर ऑफ हेलोजेंस में भी हमने दो टाइप के देखे थे, विसिनल एंड यस, विसिनल एंड जेमिनल। क्लियर है? तो विसिनल कौन से होते हैं? ओके, जेमिनल ओके। फिर ऑर्थो पोजीशन और ये सारी चीजें मैंने बात की थी उस वक्त, स्टार्टिंग की थी। और ये आ गया फिर एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक हैलाइड्स सारे। और ये सारे sp2 हैं। एलाइलिक sp2 नहीं, एलाइलिक तो sp3 है। उसमें हमने बात की थी एलाइलिक में क्या होता है, हेलो सिग्मा पाई, यस, पाई सिग्मा हेलो। जबकि विनाइलिक में पाई हेलो। नोमेनक्लेचर था, वही सारी बातें पुरानी नई, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। फिर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हमने देखा था, वो किसकी वजह से देखा था, उसमें क्या डिफरेंस पड़ता है, पोलैरिटी का। वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, फिर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है,
या किस में पोलैरिटी ज्यादा है? भूलना है, किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कौन? हे भगवान, हेलोजन, लेकिन कौन सा हेलोजन? 5 है ना? 4 है ना? अच्छा, तो मैंने पूछा था, तुझे ऐसा लगा कि मैं कार्बन और हेलोजन के बीच का पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है। किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन से हेलोजन में? फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, और फिर जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और डायपोल मोमेंट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। और अगर ये पूछे कि सी एफ का डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा है सी एल से, क्यों? क्या बोलेंगे? हाँ सॉरी, कम है, क्यों? डायपोल मोमेंट क्यों कम है? हाँ, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी, शुरुआती यहीं से करनी। फ्लोरीन की साइज छोटी, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है सीसीएल। ठीक है, चलो ये सारी बातें थी पुरानी। अब पेज जल्दी से पलटा के देख ले, किसी में कुछ डाउट है तो फिर से हम वो उठा ले। किसी भी चीज में कोई भी रिएक्शन हो, वो सारी रिएक्शन हमने देखी पहले, किसके हिसाब से थी? फ्रॉम एल्कोहल, हेलोजिनेशन फ्रॉम एल्कोहल। फिर हम्म फिर इतना ही कराया था, और भी था ना? क्या क्या था? हेलोअरीन, उसमें हेलोजिनेशन हमने किया था, लेकिन किस पे? टोल्यूइन पे। और टोल्यूइन में CH3 जो है कैसा ग्रुप है? कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या? वो क्या क्रिएट करेंगे? अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर सॉरी, हाँ, माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्यादातर ऑर्थो या तो पैरा पे जाके जुड़ेंगे। और रेजोनेंस की बात की थी, उसमें किस कुछ डाउट? घर पे जाके प्रैक्टिस की? हो गया पहली बार में? फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने देखी थी। चलो, सब्स्टिट्यूशन कैसा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू वन मॉलिक्यूल हो, या वो जो जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल की वजह से हो रही हो, यूनिमॉलिक्यूलर हो रही हो, कौन सा वर्ड बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। तो उसे कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SN1। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब SN1। तो इसमें क्या होता है?
ऐसा नहीं होता। CH3 बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं ना, और यहाँ पर X होता है। हाँ, समझ में आ गया। ये करना होता था, तो पहले तो ये निकलता है, उसी के बाद ये अटैक कर सकता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, Br निकलेगा। हाँ, Br लगा देते हैं, ठीक है। Br निकलेगा, तो ये एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा, ये इस मॉलिक्यूल पे, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि एक और हमने देखा था जिसमें दो मॉलिक्यूल पे या दोनों मॉलिक्यूल पे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उस पे सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है। मतलब ये क्यों एक स्टेप में होगा, कहाँ से पीछे, मतलब कौन सा होता है, यहाँ से देखो तो ये पीछे है, ऊपर से देखो तो ये पीछे है। हाँ, लेफ्ट साइड से अटैक होगा ना। क्लियर है, ये सारी बातें हमने कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, इस टाइप से कुछ क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से तो रिपल्जन होगा, यहाँ से घूम के ये जो जगह वैकेंट पड़ी है वहां पर आके ये अटैक मारेगा, और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे H जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl। क्लियर है, ये होगा। दूसरी चीज, ये क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये जो बना है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है तब कार्बन में कितने बॉन्ड है, देख, 5। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन के साथ, और 2 एक OH के साथ और एक Cl के साथ। तो जब SN2 रिएक्शन हो रहा होता है तब ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड है, टोटल 5 बॉन्ड है। ये भी MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट। अब ये जो मॉलिक्यूल बना उसके बारे में हमें आगे बात करनी। SN2 रिएक्शन में ये जो मॉलिक्यूल बना है वो देखेंगे। पहले कैसा मॉलिक्यूल था, पहले देख, CX H H H, ऐसे टाइप का कुछ दिख रहा था। अब जब इसका रिएक्शन हो गया होगा OH के साथ, और फिर जो बनेगा मॉलिक्यूल वो ऐसा होगा। क्वेश्चन है, दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। या ऐसा होगा, इसके साथ अगर OH का रिएक्शन मैं कराऊं, SN2 रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट SN2 रिएक्शन हो, तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ये या ये, A बनेगा। क्यों, हाँ, तो H मुड़ के दूसरी तरफ अपना बॉन्ड बना लेंगे, और इनका जो ये शेप है वो चेंज हो जाता है, रहता टेट्राहेड्रल ही है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन होता क्या है कि ये OH जब पीछे से आता है, जो H जो है यहाँ पर वो आगे की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट राइट हैंड साइड में था, अब वो किस साइड में आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया?
तो ये एक टाइप का क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। क्या हो गया, इन्वर्जन क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल की स्टीरियो में कुछ फर्क आ जाए तो उससे बोलते हैं इन्वर्जन। स्टीरियो में कंप्लीट चेंज आ जाए। अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, स्टीरियो क्या होता है किसी मॉलिक्यूल का, उसको पहले देखते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। ठीक है, पहले तो ये तो समझ में आएगा ये इन्वर्जन हुआ। ये तो दिख रहा है कि उल्टा हो गया, इन्वर्जन मतलब हम क्या समझते हैं, उल्टा। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से इन्वर्जन प्रॉपर मैनर में क्या है उसको हम देखते हैं, इस पे वापस आएंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें देखना है यहां पर कुछ चीजें। एक मिरर को समझना है, मिरर तो पता है ना, हाँ। और एक किसी ऑब्जेक्ट को लेना है, इसको ले, काइट को ले लेते हैं। ठीक है, काइट लिया तो मिरर के सामने ये इमेज कैसी दिखेगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा कलर कर देते हैं ना। हाँ बोलो, कैसी दिखेगी, हाँ मिरर इमेज कैसी दिखेगी वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, पहले बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे दिखने में तो ये ठीक है, कलर फिल करते हैं। तो पिंक कलर कहाँ आएगा, राइट, वेरी गुड। और येलो कलर, थोड़ी तो मेहनत कर लो। चलो, ये समझ में आया। पहले तो क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो वैसी की वैसी दिख रही है एक्चुअल में तो, लेकिन उसका जो राइट है और उसका जो लेफ्ट है, वो मिरर में जो ऑब्जेक्ट बना या जो इमेज बना, ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, ऑब्जेक्ट तो यही है, जो इमेज बना उसका क्या हो गया, उल्टा। इमेज में क्या हो जाता है, उल्टा। तो जो उसका राइट होता है वो इसका लेफ्ट हो जाता है, स्मॉल एल, और इसका जो लेफ्ट होता है वो इसका राइट बन जाता है, स्मॉल आर। ये कंपैरिजन के लिए सिर्फ, समझ में आया ये तो। इसे बोलते हैं मिरर इमेज, एक दूसरे से। लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है उसमें सुपर इम्पोज एक वर्ड देखना है। सुपर इम्पोज, चलो। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर मैं इस काइट को उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये एग्जैक्टली इसको ढक लेगा, सेम टू सेम तरीके से? क्यों नहीं, क्योंकि साइड्स डिफरेंट है। यस, ये जो एल है वो ये एल नहीं है, समझ में। तो अगर मैं इसको उठा के यहां पर रखूं तो एग्जैक्टली इस पर नहीं बैठेगा, क्योंकि कलर में चेंज आ जाएगा। यहां पर पिंक है तो यहां पर येलो है। दूसरे एक तरीके से हम देखें तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये इसका मिरर इमेज है। मतलब मेरे हाथ में जो ये अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड में है वो मिरर इमेज में देखे तो राइट हैंड साइड में दिख गया। तो अगर मैं इसको उठा के ऊपर रखूं, मतलब ऐसे रखूं, तो क्या ये सुपर इम्पोज है? क्यों? हाँ, क्योंकि ठीक से बैठ नहीं रहा है। मतलब मिरर इमेज तो है, अगर मिरर इमेज को दोनों को उठाऊं मैं और ऐसे मोड़ के मैं साइड में क्या करूं तो ये ऐसे बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन वैसी की वैसी मिरर इमेज को अगर रखूं, मिरर इमेज को चेंज ना करो और वैसे रखो तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। क्लियर है ये बात तो?
तो ये जो है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल या तो नॉट सुपर इम्पोसिबल। ये बात क्लियर है। और ऐसी चीजें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मिरर इमेज तो होते हैं, जो मिरर इमेज तो हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सेंटर को हम कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्ड? कायरल। और जिनकी वजह से होता है, अगर कोई कार्बन सेंटर में है, कोई मॉलिक्यूल हो गया जैसे इस टाइप का कोई, ठीक है, और इसकी वजह से अगर ऐसी कुछ चीजें कंडीशंस बन रही हैं, उसको देखेंगे हम। कंडीशंस बन रही है तो हम क्या बोलेंगे? ये कायरल कार्बन है, क्योंकि यहां से हो रहा है वो, उसको स्टार से डिनोट किया जाता है। तो कौन सा कार्बन कायरल है? ये है। ये ऐसे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये कायरल है, और इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायरलिटी। ठीक है, ओके। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि कोई इमेज का लेफ्ट वो राइट में चला गया, राइट लेफ्ट में चला गया, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब हम ओरिएंटेशन देखें किसी मॉलिक्यूल का, जैसे इसका देखें, तो इसका मान लेते कि इसका जो मिरर इमेज है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बना। हाँ या ना? वेरी गुड। फिर ऐसा बना। ये तो पीछे की साइड, ये क्लोरीन तो पीछे की साइड, तो पीछे ही रहेगा ना? नहीं, इसमें भी पीछे ही है, एक्चुअल में पीछे ही है। अच्छा, पीछे को कैसे दिखाते हैं? डैश 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 करके, तो डैश डैश डैश, बस। तो वो भी पीछे ही है, लेकिन लेफ्ट राइट में चेंज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन उसी जगह पर है, CH3 उसी जगह पर है, लेकिन P और H का पोजीशनिंग चेंज हो गया। जब ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है, इनकी रिएक्टिविटी में। ठीक है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें एक जो हो, जैसे इसको हम बोल देते हैं R और इसको बोल देते हैं L। ठीक है, इसको D और इसको L बोल देते हैं, चलो। तो कोई अगर मॉलिक्यूल है जो D नाम से, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, और उसकी जगह पे वो इंसान L स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल की दवाई ले ले, तो उसमें उसका अपोजिट असर देखने को मिलेगा। मतलब ये अगर इंसान का धड़कन बढ़ा रहा है तो ये बंद कर देगा। समझ में आया? तो ये फर्क पड़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये रिएक्टिव साइड होती है, जिसे भी मान ले, मतलब जहां पर भी बनती है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसकी अगर हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर उसका चेंज आ गया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। भले दिखने में सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले इसको लिख लें। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे समझी जाती है, मतलब कि कैसे एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि
हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, हमें पता है किसी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसमें जो भी मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री को हमें समझना होता है तो उसमें एक बात ये पहले से ध्यान रखनी है कि स्टीरियो केमिस्ट्री का जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, और उसको देखने के लिए भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसके डेटा से ही हम सारी चीजें समझते हैं। समझ में आया? तो उसके लिए नंबर 1 एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक प्रिज्म, एक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर क्या, एक ब्लैक बॉक्स लेना है हमें, मतलब जिसके अंदर पूरा अंधेरा होगा, उसके अंदर एक प्रिज्म रखना है, उसके अंदर प्रिज्म रखना है, और यहां से जब हम लाइट पास आउट करें तो प्रिज्म में क्या होता है, हाँ मतलब डिस्पर्सल हो जाता है ना लाइट्स का। लेकिन एक निकोलस प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, क्या है ये, निकोल प्रिज्म। अब यहां पर हमें इस तरह से नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये जो लाइट आ रही है उसको डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं, उसमें उसके पहले एक सैंपल रखा होगा, या तो यहां पर नहीं तो हम यहां पर रख देते। ये सैंपल में वो मॉलिक्यूल होगा जिसका हमें एग्जामिनेशन करना है, क्या करना है, जिसका हमें एग्जामिनेशन करना है, वो सैंपल यहां पर होगा, मॉलिक्यूल लिख देते हैं इसे। जब हम लाइट को इसके थ्रू पास करेंगे तो इसमें से लाइट जाती हुई इसमें जाएगी और फिर ये आगे एक स्क्रीन में हमें इमेज देगा। इमेज मतलब इसका इमेज नहीं, इमेज मतलब लाइट देगा, ठीक है, स्पॉट दिखाएगा, लाइट जो यहां से जा रही थी वो यहां पर आके रुकी है। तो पहले तो मॉलिक्यूल को साइड में रखकर इसको देख लिया जाता है कि लाइट कहां पर पड़ रही है, उसे 0 बोल देना है। बाकी ये डाउन साइड है, ये अप साइड है, ठीक है, और इसको डिग्री से फिर डिनोट किया जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और उस हिसाब से फिर ये सेपरेट होते जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री। जब हम कोई सैंपल रखें और उसमें से लाइट पास होती हुई प्रिज्म में से जाके वो 0 पे नहीं बल्कि डेविएट हो जाए, वो लाइट क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाए किसी सर्टेन डिग्री पे, तो उसी उसका मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल मतलब जो लाइट में रिफ्रैक्शन कर सके। ये लेंसेज मिरर्स क्या होते हैं, ये लेंसेज हम बोलते हैं ना, चश्मे में उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल लेंसेज। क्यों, क्योंकि लाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, जो लाइट वहां से आ रही है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकल लेंसेज। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसने लाइट में कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से उसने डेविएशन मार दिया। समझ में आया? पहले जा रहा था स्ट्रेट, अब क्या जा रहा है, अब डेविएशन। तो दो टाइप के डेविएशन यहां पर हो सकते हैं। नंबर 1 डाउन साइड, डाउन साइड का मतलब कैसा है, ये क्लॉकवाइज, और अगर ऊपर की साइड डेविएट हो जाए तो क्या कैसा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और जब मॉलिक्यूल को हम रखें तो हमें ये चीज दिखेगी, देखो कोई क्लॉकवाइज जाए, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को जब हम रखेंगे तो ये चीज हमें दिखेगी, कोई क्लॉकवाइज डेविएशन कर देता है लाइट का, ये तो जा ही नहीं रहा है, अब क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है। या तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए क्लॉकवाइज में, या तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी ये लाइट डेविएट हो जाए।
ये लाइट एक्चुअली में ऐसे जाएगी और कहीं ना कहीं पॉइंट। अब ऐसे रोटेशन क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव लगा, और उसको भी समझने के लिए जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऐसा डेविएशन क्यों बताता है, वैसे थ्योरीज में देखने के लिए कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये है इसमें से कौन डेविएट किस साइड करेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ थियरीज आती हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस इसमें आ जाते हैं कि अगर ये सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो ये दिखा रहा है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, अभी पक्का नहीं बोल रहा, शायद दिखा, अगर ये क्लॉकवाइज तो ये क्या दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट है, मतलब क्या है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये बात इतनी क्लियर हुई। तो अगर किसी सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, कौन सा, ये भी और ये दोनों, और दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या कोशिश करेगा कि लाइट जो है वो नीचे की साइड बेंड हो जाए, है ना, और ये क्या कोशिश करेगा कि लाइट जो है वो ऊपर की साइड बेंड हो जाए। लेकिन लाइट क्या है, लाइट तो एक ही है, लाइट तो एक ही है, ये मान लेते हैं ये लाइट है जो यहां से पास हो, अब ये लाइट, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की साइड करने की कोशिश करेगा, मान लो इन्होंने कर दिया, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर की साइड लाने की कोशिश करेंगे, मान लो इन्होंने भी कर दिया, अगर ये दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो जोर भी दोनों सेम लगा पाएंगे, ये नीचे खींच रहा है और ये ऊपर खींच रहा है, अब क्या रिजल्टेंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ये लाइट जो है वैसी की वैसी जाएगी, तो दिखेगा हमें उसमें ये 0 डिग्री पे आके आ रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्शन बन गया, सॉरी एक्सेप्शन, लेकिन क्या हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ और 0 डिग्री पे आके टकरा है, हमें क्या लगेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसमें क्लॉकवाइज घूमने वाला लाइट को घुमाने वाला मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, तो ये जो मेजरमेंट होती है हमें कैसे पता चलेगा, तो वो तो हम जब उस मॉलिक्यूल को इसके अंदर रखेंगे सैंपल में और ये देखेंगे ग्राफ, सॉरी जो भी डेटा होगा उसमें से हम जान पाएंगे कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है, कोई थियरी नहीं है कि हम बता दें कि नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए ये रिएक्शन ज्यादा दिखाएगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ और रिएक्शन दिखाएगा, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर, इसे जल्दी से बना ले, फिर हम समझते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को प्रॉपर। स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसमें भी ये सब टॉपिक ऑप्टिकली